चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप सब मीडिया के और प्रेस शपथ कानून का पालन करने के लिए और हमारी जनता की रक्षा करने के लिए ली है, उसका वो पालन करेंगे, ये अपेक्षा भी आपसे रखते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिस तरह की बहुत ही दुखद घटना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में कल हुई, ये सरासर पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन की लापरवाही है और मुझे लगता है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह से खिलवाड़ किसी भी सरकार या प्रशासन को अपनी जनता के साथ नहीं करना चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बता दें, हम लगातार देख रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हम हमेशा कि नॉर्थ बंगाल राजस्व टैक्स या जितना अच्छा पश्चिम बंगाल टीम से सरकार को देता है, भारतीय जनता पार्टी हमारे सब कार्यकर्ता नेता पश्चिम बंगाल और विशेष करके नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं और अगर जनता की आवाज बनने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए अगर सड़क में भी उतरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस घटना की निंदा करते हुए आने वाले समय में प्रशासन और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की लापरवाही के कारण हमारी जनता के ऊपर अन्याय न हो। तीसरा विषय, जैसा मैंने बताया, हम सब लोग आज नॉर्थ बंगाल के सब विधायक और हमारे नेतागण हम सब लोग मौजूद थे। आप सबके मन में बहुत सारी जो है बातें होंगी, पूछने के सवाल होंगे, उसके भी जवाब देंगे। आपके मन में ये होगा कि ये बैठक इसलिए थी। जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ बंगाल के साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार होता रहा है, अन्याय अत्याचार होता है। हमारे यहाँ पे सही अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वो सब आपको बता दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब विधायकगण और सब नेताओं ने ये संकल्प लिया है कि नॉर्थ बंगाल की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी पे जो विश्वास दिखाया है उस पे हम खड़े उतरेंगे और जो भी चुनाव के समय जनता से हमने वादे किए हैं, चाहे वो नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे एम्स जैसा अस्पताल बनाना हो, चाहे दार्जिलिंग तराई डुवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान हो, उन सब समस्याओं का समाधान हम अपनी जनता के लिए अवश्य करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे जो है विषय उस बैठक के अंदर में आए, उसमें से बहुत सारे विषय मैं मीडिया के सामने इस समय नहीं रख सकता, लेकिन कुल मिला के ये बहुत अच्छी बैठक रही और आने वाले समय में भी इसी तरह नॉर्थ बंगाल के हम सब विधायक और सांसद लोग मिलते रहेंगे और नॉर्थ बंगाल के साथ जब जब अन्याय होगा तब तक हम नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ खड़े होंगे। मित्रों, देश में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, उनमें भी एक बार मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान का विषय। दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से 200 से ज्यादा लोग हमारे नॉर्थ बंगाल में, विशेष करके नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग से अफगानिस्तान के अंदर में वहां पे फंसे हुए थे और वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित वापस आ चुके हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और एमईए का और हमारे मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक डिफिकल्ट जो है टास्क था
और बहुत कठिन परिस्थिति तालिबान के कारण अफगानिस्तान में पैदा हुई थी। 2-3 महीने से इस तरह के विषय चल रहे थे। भारत सरकार ने कई एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 3 लाख की फौज वाला अफगानिस्तान इतने जल्दी तालिबान के सामने हाथ खड़े कर देगा। और उस 3 लाख में से भी 60,000 से ज्यादा अमेरिका के थे। लेकिन अचानक ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अपने करीब 1600 से 1700 लोग भारतीय ऐसे फंसे हुए थे जो वापस अपने मुल्क आना चाहते थे, उनको सकुशल वापस करने में इस सरकार ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मैं नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से जो है मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का और एमईए डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा विषय, नॉर्थ बंगाल के लिए 13 जो है पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो है सैंक्शन हुए हैं। दार्जिलिंग पहाड़ में भी एक, कालीपुर में भी एक और नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में भी एक। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में पूरे नॉर्थ बंगाल में 13 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। और करीब 6500 बेड तक को ऑक्सीजन जो है ये दे पाएंगे। आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों में कुछ दिन पहले मैं आदरणीय मंत्री गडकरी जी से मिला था और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिलीगुड़ी में विशेष करके जो ट्रैफिक की समस्या है और उसमें से भी जो दार्जिलिंग मोड़ की स्थिति है उसका समाधान जल्द होने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए 1150 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। अब बालासन नदी से लेकर के सेवक तक यानी 13.5 किलोमीटर का एलिवेटेड 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है। इसके साथ ही डुवर्स की जनता के लिए, सिक्किम और कालिम्पोंग की जनता के लिए भी खुशखबरी ये है कि जो कोरोनेशन ब्रिज था जिसको 100 साल पूरे होने वाले हैं, उसका भी अल्टरनेटिव ब्रिज वहां पे बनेगा। 1.34 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होगा, रेलवे ब्रिज के बराबर होगा। यानी एक्जिस्टिंग कोरोनेशन ब्रिज से करीब 10 किलोमीटर की यात्रा की बचत होगी, फ्यूल बचेगा, समय बचेगा। और इसके अंदर में जो हजारों करोड़ रुपए जो है भारत सरकार खर्च कर रही है। इसमें एक डीपीआर की समस्या थी, वो डीपीआर तैयार हो गया है। अभी 50 मीटर का एक छोटा सा टुकड़ा रेलवे का फंसा हुआ था, वो भी जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग के अंदर में अप्रूव हो गया है और जल्दी इसकी भी जो है कार्य शुरू हो जाएगी। इसी तरह कालिम्पोंग में एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है 717A के नाम से और ये 8 पेजेस में हाईवे बन रहा है और काफी तेजी से काम चल रहा है। 2023 तक ये काम बनके अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। सिलीगुड़ी की जनता के लिए भी खुशखबरी ये है कि सिलीगुड़ी पूरे नॉर्थ बंगाल का हब है, एक हिसाब से कैपिटल है। और सिलीगुड़ी के अंदर में आए दिन आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक की और सब तरह की समस्या, पानी की, बिजली की रहती है। सो सिलीगुड़ी आज से 50 साल बाद भी अच्छा हो, सही सलामत हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक पहल की थी कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बने और उसके लिए जो है फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी टेंडर हो चुका है। 18 लोगों ने उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया है और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये फिजिबिलिटी वर्कआउट हुआ तो ये भी सिलीगुड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। NH10 जिस हाईवे से चल के हम डुवर्स, आसाम और सिक्किम, कालिम्पोंग जाते हैं, आए दिन बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हर साल कई सारे लोगों का एक्सीडेंट और डेथ भी होती है। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 20 अलग अलग स्थानों की चयन की है जिसके अंदर में वहां पे काम चलेगा और करीब जो है 800 करोड़ रुपए खर्च जो है भारत सरकार इसके ऊपर में करेगी। एक पिछले कुछ दिन से विशेष करके पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग में एक मुद्दा बड़ा हावी हो रखा है प्राइवेटाइजेशन का कि भारत सरकार प्राइवेटाइज कर रही है सरकारी संपत्ति को। मैं आपके माध्यम से जनता को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है
किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचने की योजना नहीं है। ये पूरी तरह मोनेटाइजेशन है, यानी जो एसेट अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है, जो ब्राउन फील्ड है, कोई ग्रीन फील्ड भी नहीं है, कोई जमीन किसी को नहीं दिया जा रहा है, जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है वो लीज पे पीपीपी मॉडल पे वो जो इच्छुक होगा उसको दिया जाएगा। और इस बात में एक विशेषता ये है कि उसकी मलकियत मालिक भारत सरकार नहीं रहेगी, कोई प्राइवेट कंपनियां या कोई और इसका मलकियत नहीं होगा, यानी मलकियत भारत सरकार के पास होगी, इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और जो है इस पीपीपी मॉडल में आप देखिए कितने तेजी से देश भर में हाईवे बन रहे हैं। इसी तरह से जो है जो ऐसी चीज जो अंडर यूटिलाइज हो या अनयूटिलाइज हो उसको जो है भारत सरकार जो है लीज के माध्यम से पीपीपी मॉडल पे लोगों को देगी। और जो इच्छुक होंगे, इसकी डिटेलिंग आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है और अच्छे से विषय हम रख पाएंगे। लेकिन दो चार चीजें मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वास्तव में प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन वो है जो वेस्ट बंगाल टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 5 चाय बागान थे, 3 दार्जिलिंग में और 2 डूवर्स में, जिसको टीएमसी सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था। प्राइवेटाइजेशन वो है जो मेट्रो डेयरी, आप सब लोग जानते हैं, जो डेयरी था उसको टीएमसी सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। वो 47% पश्चिम बंगाल सरकार के पास था, 87 करोड़ में बेचा। और उस प्राइवेट कंपनी ने कुछ ही महीने के अंदर में वो फंड रेज करके 175 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने बेचे 87 करोड़ में और उस प्राइवेट कंपनी ने फंड जुटाया 175 करोड़ का, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्राइवेट कंपनी को वो डेयरी बेच दी थी। इसी तरह सीपीएम के समय में हम सब जानते हैं ग्रेट ईस्टर्न होटल बेचा गया, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो है टीएमसी के समय में बेचा गया। और दार्जिलिंग के अंदर में टॉय ट्रेन को लेकर के जो हंगामा और जो हल्ला कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, जब आप शासन में थे, जब आप जीपीए में थे, जब आप म्युनिसिपैलिटी में थे, तो दार्जिलिंग में जो पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट को भी आपने बेचा है। और आज पश्चिम दार्जिलिंग में 10 से 12 पब्लिक टॉयलेट भी गायब है, वो भी प्राइवेट को बेच दिया। तो मुझे लगता है उनको इस तरह से कोई विषय रखने का कोई राइट नहीं बनता। और अंत में मैं यही बता देना चाहता हूं कि अब और उपेक्षा और अन्याय हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि जितना रिसोर्स हमारे पास है, जितना धन हम पश्चिम बंगाल को सरकार को इकट्ठा करके देते हैं, उसका पूरा हक नॉर्थ बंगाल की जनता को है। और उसके हिसाब से नॉर्थ बंगाल का भी विकास होना चाहिए। और इससे अधिक नॉर्थ बंगाल के ऊपर में कोई अन्याय अत्याचार होगा उसको हम सहन नहीं करेंगे। अब आपके सवाल होंगे, एक एक कर पूछिए, हम सब जवाब। 24 विधायक आए, 2 विधायक नहीं आए हैं, बोला सुना जा रहा है कि पार्टी को इंटीमेट किया था, क्या कारण है? मगर 3 विधायक अभी भी अनुपस्थित है, उनका कारण भी नहीं दिया गया है, क्या बेसिकली रीजन है इसकी? देखिए 30 विधायक है हमारे, आज शायद 25 उपस्थित थे, 29 में से 24 थे। और मुझे हमारे जो चीफ व्हिप है उन्होंने बताया कि 5 लोग नहीं आए, किसी की यहाँ घर पे डेथ हुई है, 2 लोग बीमार थे, तो किसी कारण से फंसे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक एटलीस्ट नॉर्थ बंगाल की, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 29 के 29 हम सब एक साथ हैं। क्योंकि हम किसी कुर्सी या सत्ता की लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ है। और वो विचारधारा है नेशन फर्स्ट का, और ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। और हम सब लोग साथ हैं। और ये मीटिंग
कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, और ऐसा भी नहीं था कि 100% सबको रहना पड़ेगा, उसके बावजूद भी शॉर्ट नोटिस के अंदर में 24 हमारे विधायक सभी। मगर दादा, एक के बाद एक विधायक, जैसे कल भी विश्वजीत रॉय ने रिजाइन किया पार्टी से, टीएमसी ज्वाइन किया, उस दौरान इस तरह का मीटिंग बुलाना इमरजेंसी बेसिस पे, और उसके बाद इस तरह के विधायक का ना आना मीटिंग पे, जबकि ये देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मीटिंग 4 दिन पहले तय हो गई थी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से 1 या 2 या 3 विधायक जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही पार्टी है जो इससे पहले 5 साल पहले 3 विधायक थी, आज 77 विधायक है। 2026 में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और जिस तरह की अत्याचारी सरकार टीएमसी की यहाँ चल रही है, मुझे नहीं लगता 26 तक वेट करना पड़ेगा। उससे पहले भी हमको जनता को सेवा करने का मौका मिल सकता है। और रही बात, मैं फिर दोबारा उस पर आता हूँ, अगर कोई व्यक्ति सत्ता के, पैसे के या कुर्सी के लालच में आया हुआ है, कोई भी पार्टी उसको कभी टिका नहीं सकती। राजू जी, अलग स्टेट के लिए नॉर्थ बंगाल स्टेट के लिए जब मुद्दा उठाया था उत्तर बंगाल में, उसके बारे में कुछ आपको कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति कोई। देखिए मेरा ये कहना है कि नॉर्थ बंगाल में जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इसीलिए यहाँ की जनता चाहती है कि नॉर्थ बंगाल अलग राज्य बनना चाहिए, और ये जनता की मांग है। और इस भारत के संविधान के अंतर्गत तमाम जनता को अपने मन की बात रखने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में किसी तालिबानी शासन के अंतर्गत नहीं है, और मुझे लगता है जनता अपनी बात रख सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं नॉर्थ बंगाल आपके हिसाब से? देखिए हम क्या चाहते हैं वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जब हमें अपनी जनता की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी या जनता की आवाज रखनी पड़ेगी, चाहे भारत का संसद हो, चाहे कलकत्ता का असेंबली हो, हम अपने जनता के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। आज कुछ चर्चा हुआ इस विषय में, आज कुछ चर्चा हुआ इस विषय में, आप लोग का देखिए मैंने रेजोल्यूशन लिया गया है आज। मैंने आपको बताया था ना, आज विस्तार से ये चर्चा हुई कि जो जिस तरह की अवहेलना पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार नॉर्थ बंगाल के साथ किया है, उसके बारे में चर्चा हुई। आज देखिए बड़ा आश्चर्य लगता है, कलकत्ता में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर करना हो तो उसको बोला जाता है तुम बीजेपी वाले हो, तुमको हम अलीपुरद्वार ट्रांसफर करेंगे, तुमको हम नॉर्थ बंगाल भेजेंगे। यानी इस तरह से नॉर्थ बंगाल को देखा जाता है, उस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और है कि उत्तर बंगाल जो एमएलए है बीजेपी का, उन्होंने कहा है कि वो लोग काम करने नहीं पा रहा है, प्रशासन उन लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी जो एमएलए है उत्तर बंगाल में, वो काम नहीं करने पा रहे हैं। बीजेपी के एमएलए नहीं, मैं स्वयं बीजेपी का सांसद हूँ, पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि जो विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको अपनी जनता के काम करने में यहाँ की सरकार उनको रोकती है, यहाँ का प्रशासन भी उनको रोकता है, यहाँ का पुलिस भी उनको रोकता है। इवन आप देखिए, मैं एक सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए हर साल मुझे 5 करोड़ रुपए मिलता है। 2 साल पूरे हो गए, 10 करोड़ रुपए मुझे मेरे खाते में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन हुए हैं, और वो भी जाकर के सारे जो है आपके डीएम के पास जाकर के सारे ब्लॉक लेवल पे अटके हुए हैं। यानी आज तक 25% काम भी जनता का नहीं हुआ। सो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि ममता दीदी के टीएमसी के राज में हमें कई बार ऐसा लगता है, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नहीं, तालिबान का शासन है। इसके बारे में आप लोग को मूवमेंट करेंगे? इलेक्टोरेट ने आज जो है समन किया है, और नारदा स्ट्रीम में जो लोग फंसे हुए थे उनको फिर से बुलाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, और किसी ने कोयले की चोरी की है, अगर मान लो किसी ने गाय की तस्करी की है, कटमनी लिया है, सोने की तस्करी की है, तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो मुझे लगता है उसको कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शीर्ष नेता की पत्नी ने
ये कह दिया कि हम जो है कोविड के कारण ईडी के सामने नहीं आ सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दोगलापन क्यों? कल टीएमसी के सारे नेता जाकर के इलेक्शन कमीशन में बैठ गए थे कि पश्चिम बंगाल से कोविड समाप्त हो गया है, आप बाई इलेक्शन कराइए जिससे हम ममता दीदी को जल्द से जल्द संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री बनाएं। ऑथराइज चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को बनाने के लिए एक तरफ वो कहते हैं कि कोरोना समाप्त है और दूसरी तरफ वही पार्टी के लोग ईडी को साथ में ये भी लिखते हैं कि कोरोना के कारण हम नहीं आ सकते। सो ये तो दोगलापन। इलेक्शन के बारे में क्या कहना है दादा? स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्द से जल्द बाइपोल का इलेक्शन हो जाए। देखिए, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी या राजू बिष्ट नहीं कराता, वो इलेक्शन कमीशन कराती है, वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। मुझे लगता है उसमें कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। दादा ऑन 5th को CMRI एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ऐसा कुछ है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री को जरूर आना चाहिए नॉर्थ बंगाल, और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड स्वयं उन्होंने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं यहां आकर वो बांटने की राजनीति न करें। वास्तव में जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जो नॉर्थ बंगाल वंचित है, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। दादा, अभी जो पहाड़ का जो विजिट करने का कोई प्लान है अमित शाह जी? देखिए, देश के गृह मंत्री, ये सवाल मैं कल से सुन रहा हूं, देश के गृह मंत्री दार्जिलिंग आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हमारे देश के गृह मंत्री देश के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, वो बैठक ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर उनके आने की खबर से ही ममता दीदी डरी हुई है, मुझे लगता है डर अच्छा है। नहीं, कब आ रही है? लेकिन उसकी ऑफिशियल सूचना अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए कब आएंगे, कितने तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे, जब तक फॉर्मल हमारे पास खबर नहीं आती तब तक मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित नहीं। दादा, पहाड़ में जो अभी सिचुएशन है और गृह मंत्री आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है? कोई बात होगा, कोई मीटिंग होगी? पहाड़ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 21 में ये संकल्प लिया है कि स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। उसके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और पिछले महीने हम सब लोग जो हमारे साथीगण हैं उसके सब लोगों के साथ गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने ये कहा था कि हम 12-14 तारीख को ही इन्विटेशन भेजेंगे और सितंबर में हम वार्ता करेंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ देरी हुई है, कई लोगों के सवाल भी होंगे। एक तो 15 अगस्त था, दूसरा साथ में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 31 तारीख तक ये अफगानिस्तान का विषय चल रहा था और होम सेक्रेटरी के जो हेड थे वो स्वयं इस पूरे मिशन को हेड कर रहे थे। मुझे लगता है उसके कारण भी थोड़ी देरी हुई है। मैंने कोई हालांकि इस बारे में पूछा नहीं है और मैंने भी कोई फॉलोअप कोई अभी तक बात नहीं की। यहाँ से जाने के बाद मैं बात करूंगा। मुझे लगता है उन कारणों से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जल्दी जो है बुलावा आएगा और टॉक्स होगा। मैं चाहता हूँ ममता दीदी भी आए और ऐसा फैसला हो जो दार्जिलिंग हिल, तराई और डूवर्स की जनता के हित में हो। तो तालिबानी जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट को तालिबानी सरकार ब्रांडेड की, तो एक्चुअली ट्राइपार्टाइट मीट में स्टेट का कोऑपरेशन मिलेगा? डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, अगर ममता दीदी गोरखाओं को लेकर के ईमानदार है, जो बार बार वो वादा करती हैं, इन्होंने 15-16 अलग अलग बोर्ड बना दिए, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र किए कि हम गोरखाओं को किस तरह से विभाजित करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हुई। और आज भी अगर वो कहती है कि हम गोरखाओं के साथ हैं, अगर वो ईमानदार हैं, गोरखाओं का हित चाहती है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तराई डूवर्स का हित चाहती है, मुझे लगता है उनको आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि वो भी चाहते हैं कि स्टेट भी आए तो अच्छा हो। ट्राइपार्टाइट मीट दार्जिलिंग में होने का कोई चांसेस है? कोई चांसेस है दार्जिलिंग में? देखिए, मैं स्पेकुलेशन में कोई बात नहीं कह सकता क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद के साथ साथ प्रवक्ता भी हूँ, सो उन विषयों पर मुझे लगता है टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कोई विषय आएगा तो आपको तो पता है मैं ट्विटर और फेसबुक में बहुत एक्टिव रहता हूँ, तुरंत आपको उसकी सूचना मैं भेज दूंगा। आप सब प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट के बारे में आपने बोला ना, जो हो रहा है ऐसे बात उठ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को